तो आज मैंने एन मीडिया के शेयर में अपनी थोड़ी सी पोजीशन बनाई है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 6 महीने में इस शेयर ने कुछ खासा रिटर्न दिया नहीं है और इसका मार्केट कैप 5 ट्रिलियन डॉलर की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर भी इस कंपनी के अंदर ग्रोथ काफ़ी फैंटास्टिक बनी हुई है। अगर आप यूएस के अंदर जितनी भी लार्ज कैप कंपनी है जो कि एआई और डेटा सेंटर में डील करती हैं उनमें देखोगे तो ग्रोथ की स्टोरी एक अलग ही लेवल पे चल रही है। जहां इंडिया के अंदर जितनी भी टेक जाइंट्स हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, खासकर जो लार्ज कैप कंपनियां हैं। वहीं आप यूएसए के अंदर देखोगे तो ये कंपनियां एक अलग ही जो ग्रोथ की स्टोरी है उसको लिख रही हैं। तो पिछले 6 महीने में एन मीडिया ने कुछ खासा रिटर्न दिया नहीं है और ये इस समय पर मुझे लगता है कि एक ऐसे बाइंग जोन में कह सकते हैं जहाँ पे 30 से 40% के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मैं करके चल रहा हूँ। और इससे पहले अगर आप जाएंगे 6 महीने से पहले तो जो जो हिस्ट्री इस एन मीडिया ने क्रिएट की है वो तो एक इन्वेस्टर का ड्रीम होता है कि एन मीडिया जैसी कंपनी अगर उसको मिल जाती है तो आप समझ लो कि एक इन्वेस्टर के लिए वेल्थ क्रिएटिंग वाली कंपनी है। तो पिछले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। हालांकि इसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा हो चुका है लेकिन फिर भी इसके अंदर ग्रोथ का जो स्कोप है वो अभी भी काफ़ी है। अगर मैं इसके Q2 की बात करूं तो कंपनी ने लगभग 81 बिलियन डॉलर का रिवेन्यू अपने Q1 में किया था, माफ़ कीजिएगा FY27 के Q1 में 81 बिलियन डॉलर का रिवेन्यू किया था इन्होंने, जो कि इनका सालाना बेसिस पे 85% की ग्रोथ को दिखाता है। इस 81 बिलियन डॉलर के रिवेन्यू में 75 बिलियन डॉलर का इनका रिवेन्यू सिर्फ एआई और डेटा सेंटर वाले सेगमेंट से आया था। तो आप ये कह लीजिए, बाकी के प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करूँगा, इसका जो एआई और डेटा सेंटर वाला सेगमेंट है वो 90% रिवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। तो ये कंपनी के अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो इनके बिजनेस में खासकर सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर और एआई वाले में दो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं। पहला है आपका सेमीकंडक्टर चिप्स और दूसरा नेटवर्किंग। तो जो सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह होती हैं उनको ये जो एनवीडिया है वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती, ये उनकी रिसर्च और डिज़ाइनिंग में डील करती है। एग्जाम्पल के लिए एनवीडिया ने किसी भी चिप का डिज़ाइन किया, उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी को ऑर्डर दे देती है। जब ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी चिप्स वगैरह अपना पूरा मैन्युफैक्चर कर लेती है तो वहाँ पर एनवीडिया का CUDA सॉफ्टवेयर काम आता है, जो इसको एक मोनोपोली मार्केट के अंदर प्रोवाइड कराता है। दूसरा इनका जो नेटवर्किंग वाला बिजनेस है, जैसे मान के चलिए कि बहुत सारी चिप्स, हज़ारों चिप्स को मिला के जो आपका एक तरीके से एक GPU वगैरह यूज होता है, तो वहाँ पे एक डेटा को दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए हाई स्पीड और एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे बहुत सारी कनेक्टिविटी वाली जो टेक्नोलॉजी होती है, जो यूज होती है, तो वहाँ पे एनवीडिया की जो ये नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है वो यूज होती है। इसके अलावा एक दो कंपनियाँ और हैं यूएस के अंदर, मैं उन पे भी पहले वीडियो बना चुका हूँ और उनमें से एक कंपनी में मैं इन्वेस्टेड भी हूँ। तो वो भी इसको, जो आप कह सकते हैं कि एनवीडिया को काफ़ी एक तरीके से कंपटीशन दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पे डिमांड इतनी ज़्यादा है तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस पर किसी एक दूसरे कंपनी के ऊपर पड़ नहीं रहा है। तो दो तरीके से इनका बिजनेस होता है। तो अगर मैं इनके Q2 की बात करूं, जिसके लिए इन्होंने रिवेन्यू गाइडेंस दी है, तो कंपनी ने 91 बिलियन डॉलर की रिवेन्यू गाइडेंस दी है अपने Q2 के लिए, जो कि सालाना बेसिस पे 95% की ग्रोथ को दिखाता है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक कंपनी जो इतने बड़े बेस पर है, या कह लो जिसका मार्केट कैप इतना बड़ा है, उसके बाद भी आप समझ लो कि 100% की स्पीड के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। और अगर मैं इनका जो एक तरीके से ऑर्डर वाली चीज़ को देखूं, जो जिसे कहते हैं कि कमिटमेंट जो हाइपर स्केलर कंपनियों की तरफ से है, तो वो लगभग 119 बिलियन डॉलर के करीब है। तो जब भी अगर आपको लग रहा है कि एनवीडिया के में आने वाले दिनों में ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी, तो इसका जो एडवांस जो कमिटमेंट है अदर कंपनी के साथ, उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो अगर जब Q2 की कॉल वगैरह होगी तो मेरा फोकस उसी पे रहेगा कि जो इस कंपनी के पास एडवांस कमिटमेंट है फ्यूचर के लिए पाइपलाइन में, वो कितना है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि फ्यूचर में इनका जो ग्रोथ है वो किस तरीके से रहने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही, कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप अपने रिस्क और एपेटाइट की बेसिस पे इस शेयर को देख सकते हैं। ये जो रिजल्ट मुझे अच्छे लगे थे, कंपनी को मैं पिछले काफ़ी समय से ट्रेस कर रहा था और मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा रिलेटिवली लोअर साइड इसमें अपना स्टेक बनाना चाहिए, तो उसी बेसिस पे मैंने अपना इसमें डिसीजन लिया। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग।